साथियों नमस्कार। हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी हिंदी विषय की 2008 भर्ती परीक्षा जो हुई थी 2008 की, उसके प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 70 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आज 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप सबको पता ही है कि 2025 में यानी अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ गया है और उसमें बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है। सभी विषयों में, हिंदी में भी 87 पोस्ट आई हुई है। यह जीडीसी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसलिए यह आवश्यक है कि विज्ञापन आने के साथ ही फॉर्म भर लें। उसके बाद एक समर्पित ढंग से, डेडिकेटेड ढंग से आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि पुराने प्रश्न पत्र जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो पूछे गए हैं उनको एनालाइज करना, उनके सवालों को देखना। क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि कई बार होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और क्वेश्चन दूसरी दिशा में जा रहा होता है। इसलिए आप उसकी प्रकृति को समझ लें कि किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो 2008 में जो परीक्षा, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो लोक सेवा आयोग द्वारा हुई थी, उसके प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि आलोचक हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु माना जाता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। उनकी 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 और भूरी भूर खाक धूल 1980 में। अगला प्रश्न है, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अज्ञे। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले जो कवि हैं वे अज्ञे हैं। और जो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन चला उसका श्री गणेश अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ, वहीं से माना जाता है। अज्ञे के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943 बहुत महत्वपूर्ण, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। पहला ऑप्शन है, भाषा मानव मुख के ध्वन्यंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन बी, प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता है। ऑप्शन सी, सभ्य समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली में पारस्परिक वार्तालाप का जो संसाधन बनाई जाती हो। ऑप्शन डी, बोलने, चालने, पढ़ने, लिखने, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यालयी न्यायालयी व्यवस्था में जिनका समुचित उपयोग किया जाता हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चूँकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषा देखनी है तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषा होगी, भाषा मानव मुख के ध्वन्यंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा की परिभाषा कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं।
अगला प्रश्न है भाषा की लघुत्तम इकाई है, ऑप्शन है ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, और जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। अगला प्रश्न है पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्याय, पलियाय, पालियाल और पाली। यह व्युत्पत्ति भाषा विद्वान भिक्षु जगदीश कश्यप ने दी। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह केवल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसे प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है? ऑप्शन है कच्चायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कच्चायन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन का, मोगलान व्याकरण मोगलान का, और सदनीत व्याकरण बर्मी भिक्षु अग्गवंश का। अगला प्रश्न है प्रकृत संस्कृतम तदा गतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है? ऑप्शन है प्रकृति भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई है। ऑप्शन बी है प्रकृत रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो विकसित हुई या प्राकृत भाषा कहलाई। ऑप्शन सी है प्रकृत भाषा को माँच कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोक व्यवहार में घिसते घिसते वह प्राकृत भाषा हो गई। ऑप्शन डी है भाषा की प्रकृति है सुसंस्कृत होते जाना, किंतु वह जब संस्कार विहीन हो जाती है तब प्राकृत भाषा में रह जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकृति सुसंस्कृतम तदा गतम प्राकृतम। उक्ति का भावार्थ है कि प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उससे जो भाषा विकसित हुई वह प्राकृत भाषा कहलाई। प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है, जो 7वीं शताब्दी के थे। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें उन्होंने प्राकृत के 4 भेद बताए, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, शौरसेनी। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ किससे हुआ? ऑप्शन है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, दरद भाषा से, प्राकृत भाषाओं से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृत भाषाओं से। आपको पता है कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसे अवहट्ट या पुरानी हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत भाषाओं से हुआ। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा। अपभ्रंश भाषा का विकास निम्न रूप में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट जैसे पुरानी हिंदी और उसके बाद हिंदी। ये क्रम है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? ऑप्शन है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, चंद्र शर्मा गुलेरी, सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। तो ये बहुत प्रसिद्ध यह फैक्ट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन है निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरानी हिंदी के कवि। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सबदी, पद, प्राण, साकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, सप्तावर, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग, पंचमात्रा, गोरखबोध आदि। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ।
तो इसका विकास हुआ ऑप्शन सी, ब्रजेतर क्षेत्र के भाषाभाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया, इसलिए इसका विकास हुआ। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ क्योंकि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषाभाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। साहित्यिक ब्रजभाषा 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास ही सौरसेनी अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? इसका ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन को, गोस्वामी तुलसीदास को, अमीर खुसरो को। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचना की है। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछू, बरवे रामायण, जबकि ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक आदि। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। ऑप्शन ए, बोलचाल में अत्यधिक व्यवहार करने से। ऑप्शन बी, हिंदी पद्यबद्ध रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा टीकाओं से। ऑप्शन सी, बंगला रचनाओं तथा अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से। ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। खड़ी बोली गद्य का विकास होना महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से हुआ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। तो इसका मूल आधार बना ऑप्शन डी, खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना अकबर के राज दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है, जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ में मिलता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ और कवि गंग का चंद छंद वर्णन की महिमा, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है 10 मई सन 1963, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 14 सितंबर सन 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्राप्त हुई। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में वर्णन है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी राजभाषा, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी सी गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजभाषा। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता भी होती है। अगला प्रश्न है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे? तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक
समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्त या भाषिक होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। इन भाषाओं को अक्सर एक मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजार कर मानक बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य एवं संपादन कई खंडों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन नामक विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ग्रियर्सन ब्रिटिश के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी थे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ, यहाँ फ्रेंच भाषा गलत लिखा है, इंग्लिश भाषा में 1888 ईस्वी में इसकी रचना की। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है। ऑप्शन ए केंद्रीय हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन डी राजभाषा अनुभाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। यह संस्था हिंदी और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा संस्था ने 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों की प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अम्बाला, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत शाहजहाँपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रानीखेत और ऑप्शन बी है। कुमाऊनी भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। इस बोली को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। ऑप्शन है बांग्ला भाषा से, फारसी भाषा से, ब्रज भाषा से, बुंदेली भाषा से। सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्ला भाषा से। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। पश्चिमी बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली आती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के परिनिश्चित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरठ बुलंदशहर। खड़ी बोली के परिनिश्चित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है मेरठ बुलंदशहर, इसके आसपास। खड़ी बोली से तात्पर्य खड़ी बोली हिंदी से, जिसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। भाषा विज्ञान की दृष्टि से आदर्श यानी स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। इसके क्षेत्र हैं मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला, कलसिया, पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर, मुरादाबाद आदि। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। तो इसका आधार जो है वह शौरसेनी अपभ्रंश रही है। महत्वपूर्ण है, ब्रज भाषा का आधार भाषा शौरसेनी अपभ्रंश रही है। शौरसेनी अपभ्रंश से 3 उपभाषाओं का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा तथा कन्नौजी। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली है कैसी है। तो यह तद्भव बहुला है। अवधी भाषा की जो शब्दावली है वह तद्भव बहुला है, हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर इत्यादि। अगला प्रश्न है, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। कारक शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है करने वाला या बनाने वाला। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से,
संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे भो अरे। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम करता हूँ, इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद है तो यह निजवाचक सर्वनाम है। जब आप शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, परंतु जब वह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्ण नहीं हो सकी अपनी मूल प्रकृति के अक्षरिक होने के कारण। ये ऑप्शन ए सही होगा। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति में आरक्षित होने के कारण नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया परीक्षा में कई बार। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है तो इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, देसी और विदेशी सभी शब्द सम्मिलित हैं। तत्सम क्या है? तत्सम का अर्थ है उसके समान। तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा की विकास यात्रा में इन शब्दों का परिवर्तन नहीं हुआ। अगला प्रश्न है तद्भव। तद्भव संस्कृत के वे शब्द हैं जो भाषा की विकास यात्रा में विकृत होकर हिंदी में पहुँचे हैं, जैसे चंद्र से चाँद, सूर्य से सूरज, रात्रि से रात। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है, ये शब्द बोलचाल में स्वतः निर्मित हो जाते हैं। विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों की हिंदी में भरमार है। अगला प्रश्न है, हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सेंगर ने 1883 में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम में बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है 104 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए सही है, हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। विद्वानों द्वारा जो आदिकाल का नामकरण है वो इस प्रकार से किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा उत्तर मध्यकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाव्य कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो किसकी है? तो ये हिंदी साहित्य के आदिकाल। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है, साहित्य के आदिकाल की। हाँ ठीक है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा, तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है? ऑप्शन है खुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाल रासो। आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रासो काव्य है। इसके रचयिता जगनिक हैं। यह कलिंजर तथा महोबा के शासक परमाल के दरबारी कवि थे। आलखंड में महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। आलखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आलखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और
बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि उसका संकलन किसने कराया। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने उसे प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, महुअर बुझे कुसुम रस, कब्ब कला सुछैल, सज्जन पर उआर मन, दुज्जन नाम मैल। तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह विद्यापति की है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी माना। श्रृंगारी कौन लोग मानते हैं? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल और राम वृक्ष वेनीपुरी। भक्त कवि कौन लोग मानते हैं? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजार प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र मानते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। किसने कहा? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, अमीर खुसरो, श्याम सुंदर दास, क्षितिमोहन सेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो आदिकालीन हिंदी को हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। खुसरो का एक महत्वपूर्ण पद्यांश है, चमन तूतीय हिंदू मरस्त पुरुषी, जेमन हिंदुई पुरुष न ताज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग कौन था? ऑप्शन है चारण कवि, अष्टछाप कवि, काव्यशास्त्र के आचार्य कवि, घुमंतु प्रवृत्ति के लोक कवि। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चारण कवि। श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि चारण कवि हैं। चारण का शाब्दिक अर्थ है बंदीजन और भाट। आदिकाल को चारण काल कहने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, कुशललाभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, व्यास इन्हें कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। इनके 3 ग्रंथ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके पौम चरियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिठड़ेम चरियो, स्वयंभू छंदस। राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। धनपाल की भविष्यत कहा, कुशललाभ का ढोला मारू रादुहा। अगला प्रश्न है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है, किस पर दिखती है? तो यह नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर दिखती है। नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ थे। नाथों से ही कबीर ने हठयोग की अवधारणा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन 1379 में सूफी काव्य परंपरा का श्री गणेश होता है। डॉक्टर वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम सूफी काव्य माना। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा। इसकी भाषा अवधी, चौपाई, दोहा छंद प्रयुक्त है इसमें। कुतुबन की मृगावती 1501 में प्रकाशित। मंझन की मधुमालती 1545 में प्रकाशित। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उस्मान की चित्रावली 1613 में, जायसी की पद्मावत 1540 में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। यह राधा कृष्ण के बिहार लीलाओं का आनंद सखी भाव से प्राप्त किया करते थे। हरिदास जी के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केलीमाल। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है नाभादास, अग्रदास, प्राणनाथ, सुंदरनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। नाभादास ने 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्त सवैया शैली में लिखी। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तन जबकि होना चाहिए, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, कुंभनदास, तुलसीदास। तो कुंभनदास की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह उक्ति कुंभन दास की है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्ट एवं अष्ट छाप के सबसे ज्येष्ठ कवि कुंभन दास। अकबर के बादशाह के फतेहपुर सीकरी निमंत्रण पर इन्हें काफ़ी ग्लानि हुई थी, तब इन्होंने यह उक्ति कही थी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? तो यह सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे, उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है, साथ ही उन्हें सिद्धवाड़ी का सरल हृदय कवि भी कहा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके नाम पर? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास में 1918 से 20 ईस्वी तक का जो काल है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत युग निर्माता साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। इनके द्वारा रचित अनूदित और मौलिक ग्रंथ 80 हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा। अगला प्रश्न है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ी? ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रानंद पंत की कविता में, निराला में, श्रीधर पाठक में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे की रचना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों से एक लेख प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ पे हम लोग 2008 के जो प्रश्न हैं वे ख़त्म होते हैं और आप लोग बार बार इसको रिवीजन करें, देखें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बचे हुए जो अन्य प्रवक्ता भर्ती परीक्षा राजकीय महाविद्यालय की जो हुई है, जो लोक सेवा आयोग ने कराया है, उनके प्रश्नों को भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे और साथ में आप अपनी तैयारी को गति पकड़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।